प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वॉट हाउस फैक्टर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वॉट हाउस फैक्टर। What house factor? Okay. Let us first discuss the abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass. ठीक बेटे, इससे पहले बेटे हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, बाय डिटरमाइनिंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने आपको समझाया कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और हम लिखते थे डेल्टा टी बी इज इक्वल, वो हम लिखते थे के बी इंटू टी। एम का वैल्यू था बेटे, वो था मास ऑफ सॉल्यूट, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे डब्ल्यू बी से डिवाइड बाय शाबाश मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम बी, ठीक है। ऊपर हमने लिखा था बेटे 1000 बाय फार्मूला, और नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, ठीक बेटे। आप जरा देखें, ये मैं पहले इससे पहले बता चुका हूं कि इस इक्वेशन से अगर हम डेल्टा टी बी का वैल्यू निकाल पाएं, ठीक है, तो हम यहां से मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको समझाया था, ठीक बेटे, कि हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हमने सिंबलाइज किया था डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ हमारा आ रहा था के एफ इंटू एम, ओके बेटे, जो कि इक्वेशन बनता था के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एम बी। ऊपर मल्टीप्लाई होता था बेटे 1000, और नीचे मल्टीप्लाई होता था मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। देखिए बेटे, अगेन डेल्टा टी एफ का वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद, ठीक है, हम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक बेटे। सिमिलरली अगर आपको याद हो, मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाया था बेटे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर, उसको हमने ऐसे लिखा था पी ए नॉट माइनस शाबाश पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट। ये था हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर। और हमने लिखा था फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये फार्मूला हमारा बन रहा था डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था बेटे एम ए डिवाइड बाई शाबाश डब्ल्यू ए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो अगेन देखिए बेटे, दिस इज मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज मास ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड दिस इज मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉरी मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगेन अगर हम ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर ऑब्टेन कर पाए, तो हम ऑब्टेन कर पाएंगे शाबाश मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सिमिलरली मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए बेटे, सिमिलरली मैं आपको याद दिलाऊं, हमने जो चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल, वो हमें आ रहा था बेटे शाबाश, वो आ रहा था कंसंट्रेशन सी मोलैरिटी इंटू आर टी। ये इक्वेशन हमारा बन रहा था, ये बन रहा था डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, और इंटू बन रहा था आर टी डिवाइड बनता था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वी। यहां से भी अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने के बाद हमने मोलर मास ऑब्टेन कर पाते थे बेटे। यानी कहने का मतलब ये है कि मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटली वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम फिर मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वहां से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटे, ये हमने कंक्लूड किया होता। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक बेटे, दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं, ये ठीक बेटे, ये हम हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मैं आपको याद दिलाऊं एक बात, हमने ये कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिपेंड करता है
only upon the number of particles of the solute and it does not depend upon the nature of the solute, यानी it depends simply upon the number of particles of solute. पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये हुआ अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन में डबल करेंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल होगा, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक बेटे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड करता है सिंपली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। अब जरा समझने वाली बात है बेटे, ठीक बेटे, या जब ये सारा डिस्कशन हमने अभी तक किया है, मैंने आपको बार बार ये समझाया है कि ये सारे फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें ऐसा सॉल्यूट प्रेजेंट है जो ना डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है। ठीक बेटे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक बेटे, एग्जांपल, ठीक एग्जांपल्स लूं मैं लूं एग्जांपल फर्स्ट। ओके बेटे, एग्जांपल फर्स्ट में मैं लूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेट अस से मैं लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज या शुगर, टेबल शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज। तो सक्रोज की मॉलिक्यूल्स ठीक वाटर में ना डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं, इसलिए इस सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज के लिए ठीक बेटे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला बिल्कुल वैलिड है। और अगर आप इस सक्रोज का इन चारों प्रॉपर्टीज को एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन करने के बाद सक्रोज का मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन करना चाहे तो आपको करेक्ट वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन बेटे उसके कंपैरिजन में अगर हम ये दूसरी एग्जांपल लें, ठीक है, अगर मैं ये दूसरी एग्जांपल लूं, जैसे मान लो बेटे मेरे पास है बेटे HCl, मेरे पास है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मेरे पास है NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl हमारा यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमने 1 मोल NaCl डाला पानी में, मगर 1 मोल NaCl जो हमने डाला 1 मोल NaCl हुआ 58.5 ग्राम्स। ठीक बेटे, और 1 मोल NaCl का जो मास है उसको आप बोलते हैं मोलर मास, यानी आपने बेसिकली इसमें ऐड किया है मोलर मास। मगर जब ये NaCl पानी में जाएगा इट विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी आपने 1 मोल NaCl डाला मगर हकीकतन आपके पानी में 2 मोल पार्टिकल्स होंगे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है। आपने डाला तो 1 मोल था मगर पार्टिकल्स जो होंगे Na पॉजिटिव का 1 मोल होगा, Cl नेगेटिव का 1 मोल होगा, यानी आपके सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल्स होंगे। इसलिए NaCl एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपने 1 मोल डिसॉल्व किया, आप थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू आएगा कॉरस्पॉन्ड टू 1 मोल, बट आपको जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यहां मिलेगा वो आपको मिलेगा डबल। व्हाई? क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो पानी में डिसोसिएट हुआ इनटू टू पार्टिकल्स, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। डाला आपने 1 मोल है मगर प्रैक्टिकली सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल्स हैं। इसलिए इस NaCl एक्वस सॉल्यूशन के लिए अगर आप डायरेक्टली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगा डबल देन द थ्योरेटिकली जो आप इन फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेरिमेंट इसका वैल्यू डबल मिल रहा है। ठीक बेटे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जरा आप देखिए बेटे यहाँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी भी है। अगर मैं ये Mb को यहाँ ले आऊँ तो डेल्टा टी यहाँ जाएगा, यानी मोलर मास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका रिलेशनशिप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इनवर्स है। आप देखें Mb डेल्टा Tb के साथ, अगर मैं Mb यहाँ ले आऊँ तो डेल्टा Tb यहाँ जाएगा, यानी मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका रिलेशनशिप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ इनवर्स है। वो यहाँ भी देख लीजिए बेटे, Mb का डेल्टा Tf के साथ रिलेशनशिप इनवर्स है। इस तरह बेटे यहाँ भी Mb का इस सारे टर्म रिलेटिव लॉरेंट ऑफ वेव प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इस तरह यहाँ भी देखिए बेटे Mb का पाई के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का NaCl एक्वस के लिए डबल मिल रहा है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो आप मोलर मास निकालेंगे NaCl का वो इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मेथड से आपको मिलेगा हाफ। यानी जो आपका ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंट वैल्यू मिलेगा मोलर मास ऑफ NaCl वो थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच ही नहीं होगा। क्योंकि थ्योरेटिकली हम सपोज कर रहे थे हमने 1 मोल डाला था और 1 मोल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास, हमने डाला तो था मोलर मास, मगर जब हम एक्सपेरिमेंटली इसका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालेंगे तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू से हमें डबल मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमें मिलेगा NaCl का वो हमें मिलेगा हाफ। ठीक है बेटे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी या एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास
using the colligative property method does not match with the theoretically calculated molar mass या molecular mass. ठीक बेटी, when the experimentally determined value of the molar mass does not match with the theoretically calculated value of the molar mass, then such a solute is said to show abnormal molecular mass. अब सवाल है सर क्या ये सिर्फ NaCl दिखाएगा? नहीं बेटी, ठीक बेटी, मैं एग्जाम्पल थर्ड दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल थर्ड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटी, ठीक बेटी, ये एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड, मैं एग्जाम्पल थर्ड आपको दे रहा हूँ ताकि बात समझ आए बेटी। एग्जाम्पल थर्ड, नहीं बेटी, अगर मैं एग्जाम्पल थर्ड आपको दूं, मेरे पास है CH3 एस्टिक एसिड, CH3COOH एक्वस। नहीं बेटी, क्या ये एक गलत फहमी हो जाएगी? देखिए बेटी, आपने एस्टिक एसिड का पानी में डाला 1 मोल, ठीक बेटी, चूंकि वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए एस्टिक एसिड जो है एसिड है, इट विल डिसोसिएट पार्शली, और ये आपको देगा CH3COO नेगेटिव एक्वस और प्लस आपको देगा बेटी H पॉजिटिव एक्वस। समझी? ठीक है, H पॉजिटिव एक्वस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डाले, तो अगर मान लो आपने इसके एक्वस सॉल्यूशन में आपने 1 मोल डाला CH3COH का, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें है एवोगाड्रो नंबर ऑफ CH3CO मॉलिक्यूल्स, मगर हकीकतन उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH वो डिसोसिएट हो रहे हैं इनटू CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसलिए जो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आपको मिलेंगे सॉल्यूशन में, वो होंगे ग्रेटर देन द एवोगाड्रो नंबर, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो अगेन जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COH होगा, इसके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगा, और इसलिए सिंस molecular mass has inverse relationship with the colligative properties, इसलिए अगेन एस्टिक एसिड के लिए जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव मोलर मास होगा वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू से होगा कम। तो अगेन CH3COH एक्वस सॉल्यूशन जो है, अगेन CH3COH जो एक्वस सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूट है CH3COH, इट इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटी, एग्जांपल फोर्थ यहां देखिए बेटी, एग्जांपल फोर्थ में ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं अगेन CH3COOH, मगर मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है, इन बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, यानी मैंने या हेक्सीन या कोई और मैंने लिया बेटे, ठीक है, मैंने लिया सॉल्वेंट, जो मैंने लिया वो मैंने लिया कंप्लीटली नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में किसी भी आयनिक कंपाउंड का या आयनिक सब्सटेंस का डिसोसिएशन नहीं होता, यानी CH3COH बेंजीन में तो डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास CH3COH मॉलिक्यूल्स है एयर में, तो वो डिसोसिएट नहीं होंगे, हाँ वो डिसोसिएट होंगे उस सॉल्वेंट में जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा, जैसे पानी। ठीक है, तो बेंजीन क्योंकि कंप्लीटली नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए CH3COH इसमें डिसोसिएट नहीं होगा, रादर इसमें एक होता जो है वो है एसोसिएशन, यानी अगर आप CH3COH लेंगे बेंजीन एज ए सॉल्वेंट में, तो इसमें डिसोसिएशन नहीं होगा, बल्कि होगा बेटे क्या, एसोसिएशन। ये समझने वाली बात है। एसोसिएशन से फिर क्या फर्क पड़ेगा, यानी अगर मान लो 100% एसोसिएशन हो गया, मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल डाले थे CH3COH इन बेंजीन एज ए सॉल्वेंट, मगर अगर 100% एसोसिएशन हुआ, लेट्स से 2-2 करके एक बना रहे हैं, तो मुझे 10 में से सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो एसोसिएशन की वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के, वो सॉल्वेंट में घट जाएंगे। जब सोल्यूट के पार्टिकल्स घट जाएंगे तो उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाएगा। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाएगा, उससे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। अगेन यू विल सी दैट इस वाले केस में CH3COH बेंजीन, अगेन यू विल सी दैट इसमें जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास होगा, वो ज्यादा होगा देन द थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, एंड अगेन दिस सोल्यूट इज सेड टू शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम फिर ऐसे कंक्लूड करेंगे, व्हेन द experimentally determined value of the molecular mass using the colligative property method does not match with the theoretically calculated molecular mass of the solute, then such a solute is said to show abnormal molecular mass। तो हमने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन हमारा है बेटे इस तरह से, when the experimental value of molecular mass of
molecular mass of non-volatile solute, non-volatile solute, non-volatile solute determined when the experimental value of molecular mass, when the experimental value of molecular mass of non-volatile solute determined by colligative property method, colligative property method, colligative property method does not match with the theoretical value, does not match with the theoretically calculated value. Calculated value, then the solute is said to show, then the solute is said to show abnormal, then the solute is said to show abnormal molecular mass. ओके बेटी, अगर आप मोलर मास भी लिखेंगे तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं आएगा, फिर आपको वहां वर्ड चूज करना पड़ेगा मोलर मास, और फिर यहां भी हम लिखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी का दूसरा नाम है बेटे मोलर मास, ठीक, मास ऑफ 1 मोल, उसको बोलते हैं हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है। अब यहां से जो समझने वाली बात है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कब कब ऑब्जर्व होता है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्जर्व्ड, कब कब ऑब्जर्व होता है, अगर आपने अच्छे से मेरा डिस्कशन सुना हो तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व नंबर फर्स्ट या नंबर ए, when the solute undergoes dissociation in the solution state, when the solute undergoes dissociation, ठीक है, कंप्लीटली या पार्शली, यानी जब सोल्यूट आपका सोल्यूशन स्टेट में डिसोसिएट होगा तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास विल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। दूसरा, व्हेन द solute undergoes association, when the solute undergoes बेटे शाबाश association, when the solute undergoes association, इस वाले केस में भी abnormal molecular mass can be observed, ठीक बेटे। और C कब बेटे, when the solution is not dilute या when the solution is concentrated, when the solution is concentrated, ओके बेटी। ये लास्ट वाली लाइन जरा गौर से देखिए बेटी, कंसंट्रेटेड। अगर आपको याद हो, जब भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किए वो हमने ऑब्टेन किए फॉर शाबाश डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी है फॉर डाइल्यूट एक्वस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक बेटी, या डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हैं अगर आप सॉल्वेंट को स्पेसिफाई करें, ओके बेटी। तो व्हेन द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या चेंजेस आती है बेटी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एवरेज डिस्टेंस जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान होगा वो होगा रिड्यूस, जिससे उनके दरमियान इंटरैक्टिव फोर्स डेवलप होने के चांसेस हैं, और उसकी वजह से उनमें एसोसिएशन हो सकता है एट ए वीकर लेवल, यानी एसोसिएशन, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेट फॉर्मेशन, जिसकी वजह से यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी एग्रीगेशन का चांस है। हाँ, एग्रीगेशन वीकर हो सकता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, मगर हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा जो मेन दो रीजंस हैं फॉर द एबनॉर्मल, फॉर ऑब्जर्विंग द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, उसकी दो मेन रीजंस हैं, एक है डिसोसिएशन, दूसरा एसोसिएशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी सॉलिड पार्टिकल के दरमियान शाबाश एसोसिएशन ही होता है एट ए वीकर लेवल, ओके। अब ध्यान देने वाली बात है,
In order to account for dissociation and association of a solute, want half introduced a factor, we know it as want Half factor, which is defined as want Half factor. Want VAN apostrophe T है बेटे, want Half factor. want Half factor को मैं डिनोट करूंगा बेटे I से. want Half factor क्या है बेटे? want Half factor है बेटे x by definition experimentally determined value of the colligative property divided by theoretically calculated value of the colligative property when the solute is assumed to show no dissociation and association. ओके बेटे, तो want Half factor क्या है बेटे? ये है experimentally determined या experimental value of CP. CP stands for colligative property. Okay, CP divided by theoretically calculated value of CP colligative property if solute is assumed to show no dissociation and association. ओके बेटे, want Half factor का डिफिनेशन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटे, वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द colligative property divided by theoretically शाबाश calculated value of the colligative property if the solute is assumed to show no dissociation and association. ठीक बेटे, इसको हम बोलेंगे want Half factor. सिंस मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक बेटे, want Half factor I can also be defined like this. मैं इसको पहले दोबारा लिखूं ऐसे शॉर्ट में, मैं इसको लिखता हूं CP colligative property, यहाँ मैंने नीचे सब स्क्रिप्ट में लिख दिया ऑब्जर्व्ड colligative property जो आपने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली. ओके बेटे, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हुआ CP थ्योरेटिकल. जब मैं ये वर्ड थ्योरेटिकल यूज कर रहा हूँ, अब आपको जहन में आना चाहिए कि CP थ्योरेटिकल का मतलब ये होता है कि जब हम ये मान के चलें कि हमने जो डिसॉल्व किया सोल्यूट, ठीक है, उसका ना हम डिसोसिएशन मानेंगे ना ही एसोसिएशन, जैसे उसका कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है बेटे, वो उसका मतलब होता है CP थ्योरेटिकल. ओके बेटे, इससे पहले मैं दिखा चुका हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप इनवर्स है विद मॉलिक्यूलर मास, इनवर्स. तो अगर मैं लिखूँ इसको ऐसे आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका रिलेशन होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय शाबाश ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास. और ये आएगा CP थ्योरेटिकल, वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास. तो अगर मैं दोनों का डिवाइड करूं तो थ्योरेटिकल वैल्यू ऊपर चला गया और ऑब्जर्व वैल्यू नीचे आएगा. ठीक बेटे, तो want Half factor M का वैल्यू बनेगा बेटे, वो बनेगा फिर मोलर मास, ठीक, जिस मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB, जिसको हमने MB से रिप्रेजेंट किया था, मगर MB कौन सा? थ्योरेटिकल. और नीचे आएगा बेटे मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट MB, मगर कौन सा आएगा बेटे? शाबाश ऑब्जर्व्ड, यानी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. इस टाइम को दोबारा सुन लो बेटे. मैं इससे पहले जो आपको दिखा चुका हूं कि हर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट का रिलेशनशिप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेशनशिप है इनवर्स. तो यहां मैं लिखूंगा CP ऑब्जर्व्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व्ड, और CP थ्योरेटिकल जो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट थ्योरेटिकल. ठीक है, जब ऊपर है 1 डिवाइडेड बाय MB ऑब्जर्व्ड और नीचे डिवाइड है 1 डिवाइडेड बाय M थ्योरेटिकल. M थ्योरेटिकल ऊपर जाएगा और M ऑब्जर्व्ड नीचे आएगा. वही आया want Half factor का और डिफिनेशन बना I इज इक्वल मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑब्जर्व्ड. ठीक बेटे, ये बना यहां से. ठीक बेटे, देख लीजिए बेटे, मैं यहां लिखूं, जरा मैंने इसको रिपीट करूं यहां, तो मैं लिखूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्व्ड, वो आएगा वॉट हैज फैक्टर आई टाइम्स कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल, ये देख लीजिए बेटे, थ्योरेटिकल। मुझे बताएं, अगर मैं लिखूं अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है, मैं इनको यहां लिखने जा रहा हूं बेटे। तो हमारे पास जो आएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ एयर प्रेशर, रिलेटिव, उसको मैं लिखूं पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट। ये है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ एयर प्रेशर का ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। वो आना चाहिए इक्वल वॉट आर फैक्टर आई, ठीक बेटी, इनटू थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू आप किसको बोलते हैं? जब आपका सोल्यूट ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। तो याद करें, जब मैंने आपको पढ़ाया था फॉर सोल्यूट्स फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स, ठीक है, विच डू नॉट एसोसिएट एंड डिसोसिएट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ एयर प्रेशर पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट, वो आपको आ रहा था थ्योरेटिकली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का भी, ठीक है। लेकिन अब हमेशा के लिए बनेगा पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट ऑब्जर्व, वो बनेगा आई टाइम्स थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू इसका किसके बराबर आता? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का भी। देख लीजिए बेटे, इस फॉर्मूला को हमेशा आप याद रखेंगे, नहीं बेटे। यानी इससे पहले हमने लिखा था पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट, वो हमने लिखा था काई भी। अब हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया आई विल अकाउंट फॉर दिस थिंग, कि जो आपका सोल्यूट है क्या इसका डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, इसका एसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, इसलिए दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, जिसको आप हमेशा के लिए बेटे शाबाश रिमेंबर करेंगे, ठीक है। और मैं चाहूंगा जो आपने इससे पहले वाली फार्मूला है, ठीक है, उसको छोड़ के इसको रिमेंबर करें। जो ये 4 फार्मूला मैं दे रहा हूं, इन्हीं 4 फार्मूला को लास्ट में आपको रिमेंबर करना है। और मैं आपको दिखाऊंगा इन्हीं 4 फार्मूला से आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सोल्यूशन, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आप कर सकते हैं बेटे। ध्यान देने वाली बात है। इसी तरह बेटे जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है, याद करें मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा टी बी से, लेकिन अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं डेल्टा टी बी, जो ऑब्जर्व वैल्यू आएगा, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, वो आएगा इक्वल आई टाइम्स डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल। डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल हम किसको बोलते हैं? जब आपका सोल्यूट ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। जब आपका सोल्यूट डिसोसिएट नहीं हो रहा था और एसोसिएट नहीं हो रहा था, तब आपका डेल्टा टी बी बन रहा था थ्योरेटिकल वैल्यू के बी इंटू एम। यानी जो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो आएगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, वो आएगा के बी मोल एलिवेशन कांस्टेंट इंटू आएगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन अब ज्यादा जनरल फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल आई इंटू के बी इंटू एम। तो मैं चाहूंगा इस फार्मूला को आप याद करें, ये ज्यादा जनरल फार्मूला है। ओके बेटे, इसी तरह बेटे जो हमारा बनेगा डेल्टा टी एफ, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपका कितना आएगा? वो आएगा आई टाइम्स, आप देखिए आई टाइम्स थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू इसका बन रहा था जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा था, वो बन रहा था के एफ इंटू मोलैरिटी, ठीक बेटे। इसी तरह बेटे मुझे बताएं, जो आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑब्जर्व वैल्यू कितना बनेगा? पाई ऑब्जर्व वैल्यू वो आएगा इक्वल व्हाट हैज फैक्टर आई टाइम्स द थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकली जब हम ये मान के चल रहे थे कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा था, तब आपका पाई आ रहा था सी मोलैरिटी इंटू आर टी, अब वो बनेगा ICRT। ओके बेटे, देखिए बेटे, ये जो मैंने 4 यहाँ जो मैंने लिखे ये स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस ये 4 स्टेटमेंट आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो सोल्यूशन के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी क्वेश्चन है ना, इनसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अब सिर्फ इसमें एक दिक्कत रहेगी, सर ये आई कहाँ से लाएंगे हम? वही हम सीखने जा रहे हैं कि ये आई का वैल्यू हम कैसे ऑब्टेन करेंगे और ये आई का वैल्यू किस सोल्यूट के लिए क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन फार्मूला आपको बस इतनी ही 4 याद करनी है, ठीक है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मेन क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब ये आई का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटी, ध्यान देने वाली बात है। हम पहला लिखेंगे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन what house factor I
I and degree of dissociation, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ बेटे अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास सॉल्यूट जो आप पानी में डाल रहे हैं या किसी और सॉलिड में डाल रहे हैं, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो, या इन दोनों में से कोई ना हो। ये तीन पॉसिबिलिटी है। इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज को हम इक्वेशन में लाएंगे एंड यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ आई फॉर डिफरेंट सॉल्यूट्स देन। ओके, अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। लेट अस से मेरे पास एक जनरल सॉल्यूट है AXBY, ठीक है। मुझे बताएं क्रिस क्रॉस रूल से अगर ये AXBY डिसोसिएट हो हो सकता है कंप्लीटली या पार्शली। लेट्स से हम पहले ये वाला केस माने कि हम बोलेंगे ये पार्शली डिसोसिएट हुआ, यानी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ इसका, ठीक है बेटी। तो ये हमें देगा अकॉर्डिंग टू द क्रिस क्रॉस रूल, ये हमें देना चाहिए X मोल्स ऑफ A और ऊपर इस पर चार्ज आएगा बेटे Y पॉजिटिव, प्लस आना चाहिए बेटे Y मोल्स ऑफ B और ऊपर उस पर आना चाहिए चार्ज नेगेटिव, X नेगेटिव, ठीक बेटे। ऐसा क्यों? देखिए बेटे, आप बोलेंगे सर ये पहले कन्वेंशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि पहले कैटायन लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है एनायन, इसलिए मैंने यहाँ इस पर लिखा पहले Y पॉजिटिव और इसके बाद इस नेक्स्ट वाले पर लिखा X नेगेटिव, ये बेटे। लेकिन जो ये ओवरऑल ये पार्टिकल है AXBY, ये न्यूट्रल है इस पर, इसलिए X टाइम्स इस पर नेट चार्ज आएगा, एक पर है Y पॉजिटिव, X मोल्स पर होंगे X टाइम्स X इंटू Y। यहाँ एक पार्टिकल पर है X नेगेटिव और Y मोल्स अब B पर होंगे Y टाइम्स X, ठीक है, यानी Y टाइम्स X। तो यहाँ XY है और वहाँ है माइनस टाइम्स XY, तो नेट चार्ज आएगा 0, ठीक। तो क्रिस क्रॉस रूल का ये बेस है कि जो आपका मॉलिक्यूल होता है या आपका फॉर्मूला यूनिट होता है वो ओवरऑल होता है न्यूट्रल, ठीक है। उसी के बेस पर ये चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ध्यान देने वाली बात है, लेट अस से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AXBY इज अल्फा। ओके बेटे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AXBY इज शाबाश अल्फा, ठीक है। पहले हम यहां मैं आपके लिए डिफाइन कर दूं व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा, ठीक है। अल्फा किसको हम बोलते हैं, तो नोट करने वाली बात है, अल्फा इज बाय डेफिनेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स इन dissociated form, number of moles of solute in dissociated form, number of moles in dissociated form at equilibrium divided by total number of moles डिसॉल्व, यानी इनिशियली आपने मान लो 10 मोल डिसॉल्व किए थे और उस 10 में से लेट से हम कहेंगे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 5 हुए डिसोसिएट, ठीक बेटे, एट इक्विलिब्रियम, यानी 5 डिसोसिएट फॉर्म में है, तो इसका अल्फा आएगा 5/10, वो बनेगा बेटे शाबाश 1/2, ठीक है बेटे। इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक बेटे, लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कहूं, ठीक है, let us say the concentration of AXBY in a solution is C mole per liter। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने एज्यूम कर रखा है कि उसके 1 लीटर में डिसॉल्व है C मोल्स। C का वैल्यू हो सकता है 2 मोलर, इट कैन बी 2 मोल पर लीटर, इट कैन बी 3 मोल पर लीटर एंड 5 मोल पर लीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके बेटे, ये मैंने एज्यूम किया। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर उस सॉल्यूशन में अगर मैं दिखाऊं, ये मेरे पास है AXBY और ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, और डिसोसिएट होने के बाद दे रहा है हमें X टाइम्स AY पॉजिटिव और प्लस दे रहा है बेटे Y टाइम्स BX नेगेटिव।
y टाइम्स बी एक्स नेगेटिव। ठीक है बेटे, इनिशियली हमने इसके एक लीटर में कितने डिसॉल्व किए थे, सी। अब व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो है अल्फा। हमने इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माना है अल्फा, तो अल्फा इज नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, वो कुछ वैल्यू होगा जो भी टोटल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ 1 लीटर सोल्यूशन लिया है इनटू कंसंट्रेशन, और 1 लीटर में हमारे पास टोटल मोल्स है सी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म आएंगे, वो एट इक्विलिब्रियम वो आएगा सी टाइम्स अल्फा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किए हैं, ये देख लीजिए बेटे, सी मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो जरा अगर मैं अल्फा और इसका रिलेशनशिप लिखूं, तो अल्फा आएगा नंबर ऑफ मोल्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व्ड। हमने चूंकि 1 लीटर सॉल्यूशन का लिया है कंसंट्रेशन में, और उस 1 लीटर में हमारे पास है सी मोल्स, तो यहाँ नीचे डिवीजन में आएगा सी। तो अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन से मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स इन डिसोसिएटेड फॉर्म कितने होंगे, तो वो आएगा सी इंटू अल्फा। ठीक है, इनिशियली आपके पास कितने मोल्स थे, सी। अब डिसोसिएट कितने हुए, सी माइनस सी अल्फा, तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में हमारे पास कितने बचे, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में हमारे पास बचे सी माइनस सी अल्फा। देखिए दोबारा सुनिए, इनिशियली आपके पास थे सी मोल्स, और उस सी मोल्स में से सी अल्फा मोल्स हुए डिसोसिएट, तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में हमारे पास बचे बेटे सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। जरा ऊपर देख लीजिए बेटे, जब इसका 1 मोल डिसोसिएट होता है तब इसके बनते हैं एक्स और इसके बनते हैं वाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर इसके अब 2 मोल डिसोसिएट होंगे तो इसका बनेगा 2x, इसका बनेगा 2y। अगर इसके 3 मोल डिसोसिएट होंगे तो इसका बनेगा शाबाश 3x, इसके बनेंगे 3y। यहां से पता चलता है क्योंकि 1 मोल डिसोसिएट होने के बाद बनता है इसका x और इसका बनता है शाबाश y। ये जो यहाँ है ना ax by, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यहाँ से पता चलता है अगर इसका 1 मोल कंप्लीट डिसोसिएट हो तो इसके बनेंगे x, इसके बनेंगे y। अगर इसकी 2 मोल कंप्लीट डिसोसिएट हो, ठीक है, तो ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा सबको, तो ये बनेगा ट्वाइस, ये बनेगा ट्वाइस x, ये बनेगा ट्वाइस y। अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 3 टाइम्स ax by, ये देगा 3x, ये देगा 3y, है ना बेटे। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि इस ax by के हमने 1 लीटर में लिए हैं सी मोल्स, और सी मोल्स में से सी अल्फा मोल्स हुए हैं डिसोसिएट, तो सीधी सीधी बात समझ आती है, अगर इसकी सी अल्फा डिसोसिएट हुए हैं तो इसके बनेंगे बेटे x टाइम्स सी अल्फा, और इसके बनेंगे y टाइम्स सी अल्फा। ये ध्यान रख लीजिए बेटे, ठीक है, इसके बनेंगे x टाइम्स सी अल्फा और इसके बनेंगे शाबाश y टाइम्स सी अल्फा। ओके बेटे, मुझे बताएं, ठीक है, मुझे बताएं फिर जो एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन टोटल जो होगा किसका, सोल्यूट का, एट इक्विलिब्रियम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। क्या नेचर, मतलब कुछ डिसोसिएट फॉर्म में है पार्टिकल्स, अब मैं लिखूंगा एन टोटल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एन टोटल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, सोल्यूट पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम। देख लीजिए बेटे, एट इक्विलिब्रियम वो कितने होंगे बेटे, देखिए बेटे, एन टोटल एक्स बी वाई के कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए, ठीक बेटे, तो वो कितने हैं, वो है सी माइनस सी अल्फा, और कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स हुए डिसोसिएट, और उनने जनरेट किए 2 टाइप के पार्टिकल्स, ठीक है, एक कैटायन जनरेट किया, दूसरा एनायन, और कैटायन के कितने पार्टिकल्स हैं, एक्स टाइम्स सी अल्फा, ओके बेटे, और एनायन के कितने पार्टिकल्स हैं, वो है बेटे वाई टाइम्स सी अल्फा। ठीक, अब आप बोलेंगे सर आप एन टोटल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता कि आपके सॉल्यूशन में आपका सोल्यूट पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ कैटायन या इन द फॉर्म ऑफ एनायन, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है उनका टोटल नंबर कितना है। इसलिए मैंने देखा कि जो हमारा सोल्यूट है एक्स बी वाई, ठीक है, वो उसका जब हमने सी मोल्स पर लीटर डिसॉल्व किए थे, क्या वो सी मोल ही रहे कि वो डिसोसिएट हुए, उनमें से कुछ डिसोसिएट हुए, इसे टोटल मोल्स हमारे जो सोल्यूट पार्टिकल्स बने वो हमारे बने सी माइनस सी अल्फा प्लस एक्स टाइम्स सी अल्फा प्लस वाई टाइम्स सी अल्फा। ठीक है बेटे, आई होप आपको ये बात समझ आई। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जरा मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा इस तरह से, ये इक्वेशन हमारा बना इस तरह से, मैं इसको थोड़ा सा ये इस तरह लिखता हूँ, तो ये बना सी माइनस सी अल्फा प्लस, मैं यहां सी अल्फा कॉमन निकालता हूं, यहां इन 2 टर्म्स में सी अल्फा कॉमन निकालता हूं, तो यहां बचेगा फिर x और प्लस बचेगा बेटे y। देख लीजिए x प्लस y,
ठीक बेटे, मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए बेटे ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये हुआ c माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, लेट अस से x प्लस वाई को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वल टू n। ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ मैंने यहाँ नोट करने वाली बात ये है, हमने x प्लस वाई को माना है n। बेटे ज़रा ये गौर से सुन लीजिए कि मैंने किसको माना है, शाबाश, किसको माना है n। दी बेटे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने शायद x टाइम्स सी अल्फा और y टाइम्स सी अल्फा को n माना, ना, मैं आपको असल में समझा रहा हूं, इस x प्लस वाई के, इस x और y का अगर मैं सम करूं वो मैंने n के बराबर रखा, यानी अगर ax by का एक पार्टिकल डिसोसिएट हो वो a के कितने पार्टिकल्स बनाए और b के कितने पार्टिकल्स बनाए, वो है बेसिकली हमारा n। ठीक है, मैं n का वैल्यू बाद में लिख दूंगा। तो यहां पे x प्लस वाई का वैल्यू हमने माना n, यानी एक पार्टिकल डिसोसिएट होने के बाद, ठीक है, कितने पार्टिकल्स देगा कैटाइन के और कितने पार्टिकल्स देगा एनाइन के, कितने पार्टिकल्स, एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटे। तो वो हमें मिला x प्लस वाई, उसको हमने n के बराबर रखा। तो ये जरा देख लीजिए बेटे, इसको हम सिंपलीफाई करें, ठीक है बेटे। तो हमारा ये टर्म बनेगा इसमें, आप तो देखिए मैं इस टर्म में और इस टर्म और इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हुआ c माइनस, इसको मैं लिखूँ n टाइम्स सी अल्फा प्लस करके पहले लिखूं, और माइनस ये हुआ टर्म सी अल्फा, मैंने पहले प्लस वाली टर्म को लिखा। ओके बेटे ध्यान दीजिए बेटे, मैं इसको लिखूं, ये हुआ c, यहाँ आया टर्म 1 प्लस ये 1 प्लस यहाँ आया बेटे n अल्फा, और ये माइनस हुआ बेटे अल्फा, देख लीजिए माइनस हुआ अल्फा। ये टर्म फिर किसके बराबर बना, ये बना बेटे हमारे पास, ये बना c, और ब्रैकेट में हमारा टर्म आएगा 1 प्लस, ये देखिए मैं इन दो टर्म्स को अल्फा बाहर काम निकालने जा रहा हूं, तो यहां आया अल्फा इंटू, यहां बचेगा n माइनस 1, और फिर बाहर से और एक ब्रैकेट, ये देख लीजिए बेटे, ये हमारा n टोटल, ठीक है। तो ये है हमारा n टोटल अभी तक जो हमारा बना। अब जरा ध्यान दीजिए गौर से जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। ओके बेटी, अगर आपका सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होता आपके सॉल्यूशन में, तो आपने सॉल्यूशन में बेसिकली थ्योरेटिकली डिसॉल्व किए थे c मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में डिसॉल्व किए थे c, यानी थ्योरेटिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके सोल्यूट की पार्टिकल जो सॉल्यूशन में वो है c, मगर हकीकतन वो डिसोसिएट हुआ, और डिसोसिएट होने के बाद आपके जो टोटल पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में वो c नहीं रहे, बल्कि वो रहे c इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। इसलिए समझने वाली बात है, तो जो एक्चुअल वैल्यू यानी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हकीकतन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें है बेटे c इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस अल्फा, इसलिए जो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n टोटल को, मगर जो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा c को। व्हाई? क्योंकि अगर हम डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं माने तो हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किए सिर्फ c मोल्स, लेकिन हकीकत हमारे पास टोटल मोल जो पार्टिकल्स हैं वो टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स वो है c इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस अल्फा। ठीक है बेटे, तो ये जरा ध्यान रख लीजिए बेटे। तो यहां मैं लिखूं आपके लिए, ठीक है, ओके बेटे। तो मैं यहां लिखूं बेटे, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में होंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व जो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ओके, और जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल वैल्यू होगा बेटे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल वैल्यू हम कब मानते हैं? थ्योरेटिकल वैल्यू हम मानते हैं जब हमारा सॉल्यूट ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है। अगर हम माने कि एक्स बी ना डिसोसिएट हुआ था ना एसोसिएट हुआ था, तो हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किए थे c मोल्स पर लीटर, यानी c मोल्स हमने डिसॉल्व किए थे। तो थ्योरेटिकल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए प्रोपोर्शनल c को। अब देख लीजिए बेटे स्टेटमेंट को, ठीक है। देख लीजिए बेटे, c को होना चाहिए प्रोपोर्शनल। अब
अब जरा देखिए जो आपका मोटाज फैक्टर है I, वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व वैल्यू OB डिवाइड बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल वैल्यू T। ओके बेटे, तो I जो होगा इक्वल, I जो होगा इक्वल, ये होगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, लेटर से कुछ वैल्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K टाइम्स दिस इक्वल टू दिस, एंड यहाँ भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सेम आएगा, वो बाद में रेशो में कैंसिल होगा, तो ये आएगा I इक्वल, वो आएगा C इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 डिवाइडेड बाय सी बी थ्योरेटिकल, वो हुआ बेटी शाबाश C और C तो कैंसिल हुआ, तो आपका जो I का वैल्यू बना, I का वैल्यू आपका बना 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। देख लीजिए बेटे, ये देख लीजिए, ठीक है बेटे। इसको मैं अगर इस तरह से पुट फॉलो करूं तो मैं लिखूं यहां से इंप्लाइज दैट, ठीक है, मैं यहां से यहां गया, ओके बेटे, मैं यहां आपके लिए, फिर मैं यहां गया बेटे, ओके नहीं बेटे, तो मैं I-1 जो आपका आएगा, I-1 वो आएगा इक्वल अल्फा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा इंटू n-1। यहां से मैं अल्फा लाऊं तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा बेटे वो आएगा I-1 मोटाज फैक्टर I-1 डिवाइड बाय n-1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा के लिए रिमेंबर करें बेटे, ठीक है। यहां से कभी कभी उसने क्या किया होगा, उसने मोटाज फैक्टर I को रिप्लेस किया होगा बाय मोलर मास, तो मैं आपको इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा का वैल्यू ऐसे ही बनेगा, ओके बेटे। I का वैल्यू हम जानते हैं वो है m थ्योरेटिकल डिवाइड बाय m ऑब्जर्व्ड, ओके बेटे। इसको मैं बोलूं फार्मूला नंबर फर्स्ट, जिसको आप रिमेंबर करेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ हुआ बेटे 1 डिवाइड बाय हुआ बेटे n-1, ओके। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये हो गया m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय आएगा mb, फिर वो नीचे आएगा, तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा, अल्फा इज इक्वल वो आएगा बेटे m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय आएगा बेटे m ऑब्जर्व्ड इनटू आएगा बेटे n-1। देख लीजिए बेटे, इनटू आएगा n-1, ओके। m थ्योरेटिकल डिवाइड बाय m ऑब्जर्व्ड, ठीक है, माइनस ये हुआ m ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय दिस, ध्यान दीजिए बेटे। ये मैं ओ भी लिख रहा हूं यहां बेटे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ये इसके अलावा आएगा अल्फा इक्वल आएगा mt डिवाइड बाय m ऑब्जर्व माइनस 1 डिवाइड बाय n-1, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, तो ये हो गया mt माइनस m ऑब्जर्व डिवाइड बाय हुआ m ऑब्जर्व्ड, ठीक है, और फिर आपका मिला m ऑब्जर्व्ड इंटू n-1, ये सारा टर्म आपको मिला, देख लीजिए बेटी। ओके, अब जरा देखिए ये जो मैं आपको यहाँ इस इक्वेशन का फील दूं कि ये इक्वेशन को हम यूज कैसे करेंगे। ओके बेटी, तो हमारे पास जो इक्वेशन बना अल्फा का, जो हमें रिमेंबर करनी चाहिए बेसिक इक्वेशन, अल्फा जो हमारे पास है वो है बेटे अल्फा, वो हमारे पास है I-1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है बेटे, I-1 डिवाइड बाय हो गई बेटे शाबाश n-1, ओके, ये हमारे पास है। ये इक्वेशन को मैं यूज करने जा रहा हूं, मगर साथ साथ मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि जो मैंने आपको याद दिलाऊं कि जो n है, n का वैल्यू हमारे पास हमने जिस लिया था साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया था, या सोल्यूट हमने लिया था XBY, और इस XBY के लिए जो n का वैल्यू हमने लिया था, n था सिंपली इक्वल x प्लस y। ये दो फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं समझाऊं कैसे आप इनको यूज करोगे। देखिए बेटी, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, और साथ ही मैं ये याद दिलाऊं कि जो अल्फा है आपका, अल्फा इक्वल वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
n solute dissociated, और वो आप जानते हैं डिसोसिएटेड इन डिसोसिएटेड फॉर्म एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय ठीक n solute डिसॉल्व्ड, जो टोटल डिसॉल्व किए थे। ओके, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक बेटे, ये हम जानते हैं। अब जरा वापस आते हैं, देख लीजिए बेटे। ओके बेटे, अगर आपका सॉल्यूट सच है कि वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट डज नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, इट डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन, यानी उसका कोई भी मोल डिसोसिएट नहीं हुआ, तो ये नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट आएगा 0, और ये आपने डिसॉल्व किए होंगे कुछ मोल्स, लेट अस से C मोल्स पर लीटर, तो 0 डिवाइड बाय C दैट इज 0, अल्फा का वैल्यू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट कैटेगरी मैं लिखने जा रहा हूं, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, for non-electrolytes, for non-electrolytes, for example मैं लिखूं बेटे ग्लूकोज, मैं लिखूं यूरिया, जैसे मैं लिखूं बेटे सक्रोज एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पानी में डिसोसिएट नहीं हो रहे या सॉलिड में डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहे, तो इनके लिए मैं लिखूंगा अल्फा, अल्फा का वैल्यू जो आएगा कम करके अल्फा का वैल्यू आएगा इक्वल टू 0, एंड 10 इनके लिए जो ध्यान देने वाली बात है, एंड 10 जरा आप देख लीजिए बेटे, अगर अल्फा का वैल्यू आया 0 तो ये हुआ 0 इंटू n-1 दैट इज 0, ठीक है, तो i-1 आएगा इक्वल टू 0, i आएगा इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ, एंड 10 आपका i का वैल्यू आएगा इक्वल शाबाश 1। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी ऐसे सारे सॉल्यूट्स जो पानी में ना डिसोसिएट हो रहे हैं ना एसोसिएट हो रहे हैं, उनका I का वैल्यू आएगा इक्वल टू 1। देखिए वही एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे, अभी याद करें हमने लिखा था P रिलेटिव लॉगिंग ऑफ एयर प्रेशर का वैल्यू हमने लिखा था I टाइम्स का IB, ठीक है, मगर हमने जो पहले पढ़े थे उनमें हम मान के चल रहे थे कि ये ऐसे सॉल्यूट्स हैं जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहे, इसलिए उनका I का वैल्यू बनेगा 1, तो वहां आएगा इक्वेशन PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0, वो आएगा I टाइम्स का IB। अब I का वैल्यू 1 है तो सिंपली का IB, और डेल्टा टी भी अब हमने जानना लिखा था I टाइम्स KB इंटू M, लेकिन इन सॉल्यूट्स के लिए ग्लूकोज, यूरिया, सक्रोज जो कि पानी में या सॉल्यूशन में डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, इनका डेल्टा टी भी आएगा I टाइम्स KB इंटू M, मगर I का वैल्यू 1 है तो सिंपली बनेगा KB इंटू M, ठीक है। इसी तरह डेल्टा TF का वैल्यू इनका बनेगा I टाइम्स KF इंटू M, मगर I का वैल्यू इनके लिए 1 है तो बनेगा KF इंटू M, और इस तरह पाई का वैल्यू आया था I टाइम्स CRT, अब I का वैल्यू यहाँ 1 है तो सिंपल बात है, तो इनसे इसका एक्सप्रेशन बनेगा CRT, ठीक बेटे, ये हुआ केस फर्स्ट। दूसरा देखिए बेटे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है साल्ट्स NaCl एक्वस, ठीक बेटे, हमारे पास है KCl एक्वस, ठीक, हमारे पास है HCl एक्वस एक्स्ट्रा, बहुत सारे। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डेफिनेशन जिसका अल्फा का वैल्यू हो इक्वल टू 1, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हुआ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएट हो, अल्फा का वैल्यू, ठीक है, अल्फा का वैल्यू जिसका 1 हो, ठीक बेटे। अब ध्यान देने वाली बात है, अल्फा का वैल्यू कब 1 होगा, देखिए बेटे, अगर अल्फा का वैल्यू कब 1 होगा, जरा इसको देखिए, अल्फा का वैल्यू अगर आपने 10 मोल डिसॉल्व किए हो मगर 10 के 10 डिसोसिएट हुए तो 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक बेटे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू आएगा 1 एंड 10 उस इक्वेशन को देख लीजिए, अगर अल्फा का वैल्यू 1 आया तो I माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू 1 है तो I माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक बेटे, माइनस 1 कैंसिल होगा तो I का वैल्यू बनेगा n, एंड 10 I का वैल्यू आएगा इक्वल शाबाश n। ये देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका I का वैल्यू सिंपली आएगा इक्वल शाबाश n। मैं यहाँ एग्जाम्पल दूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है, चूंकि ओके बेटी, यहाँ जो एग्जाम्पल दूं ताकि बात क्लियर हो जाए, जैसे मैं लूँ बेटी, ठीक, अगर मैं यहाँ लिखूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ओके बेटी, और यहाँ मैं इसका लिखूँ अल्फा दूसरी कॉलम में, और यहाँ मैं इसका लिखूँ बेटी शाबाश I का वैल्यू इसके बराबर है n। इसको जरा समझ लीजिए बेटे, ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बेटे
NaCl। NaCl में आप जरा देखिए, ये NaCl जो है ये देगा Na पॉजिटिव 1 और Cl नेगेटिव 1, यानी यह x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, ठीक बेटे। और n का वैल्यू किसके बराबर है, देख लीजिए बेटे, वो है x प्लस वाई यानी 1 प्लस 1। तो इसका अल्फा का वैल्यू तो 1 है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इसका I का वैल्यू आएगा सिंपली इक्वल टू 2, 1 प्लस 1। आई होप सो आपको बात समझ आई। देखिए बेटे, ये आई का वैल्यू, ठीक है बेटे, NaCl एक्वस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लूँ बेटे, मेरे पास है HI एक्वस, अगेन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो I का वैल्यू कितना बनेगा, अल्फा का वैल्यू बनेगा 1, I का वैल्यू बनेगा n। तो HI जो है ना, यहाँ H का ये वैल्यू है x और I का वैल्यू है, शाबाश, I का वैल्यू भी है 1, यानी ये देगा H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, एक H पॉजिटिव एक I नेगेटिव, यानी x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ बेटे अल्फा का वैल्यू अगेन हो गया 1, मगर I का वैल्यू आएगा अगेन 2, ठीक है बेटे, ध्यान देने वाली बात है। मैं इसको आगे ले जाऊँ थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिखने जा रहा हूँ यही एग्जाम्पल्स, दोबारा देख लीजिए बेटी, ठीक है। मैं यहाँ एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। मेरे पास है बेटे, मेरे पास है Na2SO4 एक्वस, ठीक बेटे, और दूसरे कॉलम में हम इसका क्या लिख रहे थे बेटे, इसका लिख रहे थे हम अल्फा। Na2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, साल्ट है, तो इसका ये वैल्यू है 1, ओके बेटे, ठीक बेटे, Na2SO4। लेकिन जब Na2SO4 का एक पार्टिकल डिसोसिएट होगा, वो देगा ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी कैटायन देगा 2, एनाइन देगा 1। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ 2 है और y का वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक बेटे। तो इसके लिए जो I का वैल्यू बनेगा इसके लिए 3। देख लीजिए बेटे, मेरे पास है बेटे, मेरे पास है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, बेरियम सल्फेट मान लो, बेरियम सल्फेट BaSO4 एक्वस। और अगेन आप देख लीजिए बेटे, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा का वैल्यू 1 है, ठीक बेटे, बेरियम सल्फेट। अगर ये पानी में डिसोसिएट हो, इट विल गिव यू बेरियम 2 पॉजिटिव, बेरियम एक ही देगा मगर बेरियम विद 2 पॉजिटिव, और SO4 2 नेगेटिव, यानी x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ I का वैल्यू बनेगा सिंपली इक्वल शाबाश n, दैट इज इक्वल टू, ठीक बेटे। मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास है बेटे K4, मेरे पास है FeCN6, देख लीजिए बेटे, K4 FeCN6, देख लीजिए बेटे, जरा देखिए, मेरे पास है K4 FeCN6, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप जानते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर जो है, अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट डालेंगे पानी में, जो आयोनाइजेशन स्फीयर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, दैट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा, ये डिसोसिएट होगा कंप्लीटली और देगा 4 टाइम्स K पॉजिटिव और प्लस देगा FeCN6, एक कॉम्प्लेक्स आयन, ऊपर देगा बेटे 4 विद नेगेटिव, ठीक बेटे, यानी इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक बेटे, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। और ये लेकिन इसका एक मोल इस कैटायन की देंगे 4 पार्टिकल्स, ठीक, इसका एक पार्टिकल इस कैटायन की देंगे 4 पार्टिकल्स और इस कॉम्प्लेक्स एनायन का देगा 1, यानी यहाँ x का वैल्यू है बेटे 4 और y का वैल्यू है 1, ठीक है। तो यहाँ अगेन अगर मैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मानूं 1, तो इसका I का वैल्यू बनेगा 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह मैं और एक एग्जांपल ऐड करता हूं, तो ये देगा बेटे 4 टाइम्स K पॉजिटिव प्लस देगा FeCN6 विद 4 नेगेटिव। अगर मैं लूं बेटे ये, अगर मैं उसके कंपेयर में लूं कोबाल्ट, मान लो मैंने लिया कोबाल्ट, ठीक है, मैंने लिया बेटे NH3 और बाहर मैंने लिया लेट अस से Br3 बेटे, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि ये कन्वेंशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, पहले लिखा जाता है कैटायन फिर लिखा जाता है एनायन। तो ये जब पानी में डिसोसिएट होगा, ये देगा कोबाल्ट NH3 विद 3 पॉजिटिव प्लस देगा 3 टाइम्स Br नेगेटिव। तो अगर मैं इसका अल्फा का वैल्यू 1 मानूं, तो इसका जो वैल्यू बनेगा I का, वो बनेगा एक कैटायन का वैल्यू, एक कैटायन 1 मिलेगा और 3 मिलेंगे एनायंस, तो इसका I का वैल्यू बनेगा 4, ओके बेटे। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं ये लूं बेटे, ध्यान देने वाली बात है, मेरे पास है कोबाल्ट, मेरे पास है NH3 और मेरे पास है Br3, ठीक, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने सारा रखा है, देख लीजिए बेटे,
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसको बोलते हैं, अगर उसमें एनाइन भी है तो एनाइन कैन आल्सो एक्ट एज अ लिगेंड। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये डिसोसिएट नहीं होता, मगर ये डिसोसिएट तब नहीं होगा जब वहां लिखा होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। बेसिकली कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, रहता है 100% इंटैक्ट इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड इट डज नॉट अंडरगो एनी डिसोसिएशन। लेबाइल हम उसको बोलते हैं जिसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है टू सम एक्सटेंट इट गोज फॉर डिसोसिएशन, यानी उसके लिगेंड जो है वो अलग हो जाते हैं सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, तो अगर ये वहां लिखा है कि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इस परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में आप देखिए जो सारी चीजें हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो भी अंदर है वो आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये एज अ होल पार्टिकल ये डिसोसिएट नहीं होगा। अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका अल्फा का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 0, और आई का वैल्यू आप जानते हैं तब आई का वैल्यू बनता है 1। वो मैंने ऊपर लिखा है कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका डिसोसिएशन नहीं होता, ठीक है, जिनका डिसोसिएशन नहीं होता उनका अल्फा का वैल्यू बनता है 0 और आई का वैल्यू बनता है 1। इट्स ऑन सो। इस तरह से आप आई का वैल्यू यूज करेंगे। अब जरा देखिए, अगर मुझे अभी दिया है NaCl के लिए मुझे यूज करना है फॉर्मूला, ठीक है, डेल्टा TB, तो डेल्टा TB NaCl के लिए बनेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू I टाइम्स KB इंटू M। लेकिन अब इसका I का वैल्यू कितना है? I का वैल्यू है 2, तो NaCl एक्वस के लिए डेल्टा TB बनेगा 2 टाइम्स KB इंटू M। श्योर? ठीक है बेटी। इसी तरह अगर मुझे लिखना हो, मेरे पास है Na2SO4 एक्वस, ठीक है, और मुझे इसके लिए लिखना हो, ठीक है, डेल्टा TF, तो डेल्टा TF है बाय फार्मूला I टाइम्स KF इंटू M। I का वैल्यू यहाँ 3 है तो मैं लिखूंगा 3 टाइम्स KF इंटू M। एंड इस तरह से इंशाल्लाह आप अपनी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटे, आई होप सो आपको ये बात समझ आई। अब जरा देखिए और एक छोटी सी बात मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, केस थर्ड। ओके बेटी, अगर आपका सोल्यूट है वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 मगर लेस देन 1। ओके, व्हाई? क्योंकि ये डिफिनेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलते हैं जो पार्शली आयोनाइज होता है। अगर 100% आयोनाइज होता या 100% डिसोसिएट होता तब अल्फा का वैल्यू 1 बनता है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर कुछ डिसोसिएशन नहीं होता तब अल्फा का वैल्यू बनता है 0। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शली डिसोसिएट होता है, इसलिए इसका अल्फा का वैल्यू आना चाहिए ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब जरा देख लीजिए अल्फा का वैल्यू, तो आई का वैल्यू क्या बनेगा बेटी? आप जरा देखिए आई का वैल्यू हम जानते हैं, आई का वैल्यू बनेगा आई इज इक्वल, शाबाश, वहां से इक्वेशन देखिए, आई का वैल्यू बनेगा, ये देख लीजिए बेटी, अल्फा आई का वैल्यू बनेगा 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ एन अल्फा माइनस 1। दी बेटे एन अल्फा माइनस 1, ध्यान देने वाली बात, अल्फा का वैल्यू जो है बेटे, गौर सुनने वाली बात है, अल्फा का वैल्यू आपका है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और डिसोसिएशन के लिए एन का लोवेस्ट वैल्यू 2 है, ये समझना है। ये बेटे डिसोसिएशन के लिए n का लोवेस्ट वैल्यू 2 है, यानी एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो या एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो, तो डिसोसिएशन के लिए n का लोवेस्ट वैल्यू जो है बेटे वो 2 होगा, 2 से नीचे पॉसिबल नहीं। ठीक है बेटे, तो आप जरा देखिए ये i का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस दिस टर्म, ये कुछ टर्म होगा, मगर चूंकि n अल्फा हमेशा इससे ज्यादा होगा, ये आपका आया i माइनस 1 आया इक्वल, शाबाश, ये आया n अल्फा माइनस अल्फा, सॉरी ये n अल्फा, वो हुआ n अल्फा माइनस अल्फा, तो ये अल्फा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये i का वैल्यू आपका बिना बेटे ये मिला 1 प्लस अल्फा कॉमन निकालता हूँ, ये मिलेगा n माइनस 1। क्योंकि n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है डिसोसिएशन के लिए, मिनिमम वैल्यू n का वैल्यू हो सकता है 2, फिर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो मैंने दिखाया अभी। हाँ, तो n का वैल्यू डिसोसिएशन के लिए बात कर रहा हूँ, डिसोसिएशन के लिए n का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है, यानी n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। तो ये देखिए ये n माइनस 1 जो है ये होगा हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो 0 ये प्लस टर्म बनेगा, तो ये 1 प्लस समथिंग, यानी i का वैल्यू जो है आपका वो ग्रेटर देन होगा 1 मगर लेस देन होगा n, क्योंकि i का डिसोसिएशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू आएगा जब आपका अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम हो, और अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। जब अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो तो ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 और 1 कैंसिल हो, ये n बना। जब अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम है तब i का वैल्यू है n, जब अल्फा का वैल्यू मिनिमम है दैट इज 0, ठीक है, तब ये आपका जब 0 टर्म तो i का वैल्यू बना 1, तो जो बीच वाला वैल्यू है यानी फॉर पार्शियल डिसोसिएशन i का वैल्यू आना चाहिए ग्रेटर देन 1,
बट लेस देन n। तो फिर मैं ऐसे बोलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मैं यहां लिखूं बेटे, I का जो वैल्यू होगा, I का जो वैल्यू होगा वो होगा ग्रेटर देन 1 बट लेस देन m, इस रेंज में लाई करेगी। ठीक है बेटे। हाँ, अब सवाल, अब आप बोलेंगे सर इसमें न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? इसमें न्यूमेरिकल में मैं आपको इंशाल्लाह इसका इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा। ठीक बेटे, इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा मैं इसके, लेकिन यहाँ जो अल्फा का वैल्यू है वह या तो आपको वहाँ दिया होगा इसका इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ठीक है, उससे अल्फा का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, या कभी दिया होता है पीएच, उससे वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। मैं ये दिखाऊंगा इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में, लेकिन यहाँ मैं आपको पहले जनरलाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए बेटे, नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को मैं सिंबलाइज करने जा रहा हूँ बीटा से। हाँ, यूजुअली बुक में अल्फा से ही रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, मैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो मैं इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा एंड वॉन हाउस फैक्टर आई, एंड वॉन हाउस फैक्टर आई, इन दो के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा। ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात। ओके, अगेन पहले ठीक बेटे, मैं लूँ लेट अस से मेरे पास एक सबस्टेंस है ए। ओके बेटे, देख बेटे गौर सुनने वाली बात है, लेट अस से इसके n पार्टिकल्स, n यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं, इसको समझे, ठीक है, n में बोल रहा हूँ, लेट अस से इसके n टाइम्स a पार्टिकल्स, एक ही पार्टिकल बना रहे हैं एसोसिएट होगी an, इसको पहले समझे बेटे, ठीक है, यानी सॉल्यूट हमारा a है और उसका एक पार्टिकल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a से, मगर इसके n पार्टिकल्स मिला के बन रहे हैं, बना n पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं a। ठीक बेटे, ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं पहले ये एक्सप्लेन करूं। ठीक बेटे, अगर n का वैल्यू लोवेस्ट हो सकता है 2, अगर n का वैल्यू 2 हो तब हम इसको बोलते हैं बेटे डाइमराइजेशन। यानी दो ए सॉल्यूट पार्टिकल्स कंबाइन करके बनाएंगे A2, दो मिलके बना रहे हैं एक, तो उसको डाइमराइजेशन बोलेंगे। अगर n का वैल्यू हुआ बेटे 3 तब इसको बोला जाएगा ट्राइमराइजेशन। Z से भी करते हैं जेशन और S से भी करते हैं ट्राइमराइजेशन। ठीक है, यानी 3 टाइम्स A बनाएंगे A3, यानी 3 पार्टिकल्स मिलके एक बनाएंगे। ठीक है मेरे, अगर n का वैल्यू आपको हुआ 4 तो इसको बोला जाएगा टेट्रामेराइजेशन, यानी 4 मिलके बनाएंगे एक। ठीक है, इसको समझिए पहले। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, अब मैं यहां डिफाइन करने जा रहा हूं। ठीक है, अब सवाल है क्या ये डाइमराइजेशन जो है ना, 2 मिलके बना रहे हैं एक, ठीक है, 2 मिलके बना रहे हैं एक, या 3 मिलके बना रहे हैं एक, या 4 मिलके बना रहे हैं एक, क्या ये डाइमराइजेशन टेट्रामेराइजेशन इन जनरल जो है ये पॉलीमराइजेशन, ठीक है, इन जनरल क्या ये 100% होगा या पार्शली होगा? ठीक है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अगर कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा हो तो बीटा का वैल्यू आएगा 0, अगर 100% एसोसिएशन हो रहा हो तो बीटा का वैल्यू आएगा 1, और अगर कोई पार्शियल हो रहा हो तो बीटा का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां पहले डिफाइन करने जा रहा हूं डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा को। तो बीटा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बीटा क्या है बेटे? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, in associated form. Associated form can be dimerization, trimerization or tetramerization. In associated form at equilibrium divided by total number of moles. Total number of moles dissolved. Total number of moles dissolved. Okay बेटी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये बीटा का डेफिनेशन है, ध्यान देने वाली बात है। ओके बेटी,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व। अब जरा देखिए बेटी, ठीक है, अगर आपका कोई भी मोल एसोसिएट नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर वाला टर्म बनेगा 0। टोटल आपने कुछ डिसॉल्व किए होंगे तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग अगेन 0, बीटा का वैल्यू 0 होगा। अगर आपने 10 मोल डाले होंगे लेकिन 10 के 10 एसोसिएट हुए, ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 10 वैन आएगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर तो बीच में एक होगा, उसको बोलेंगे पार्शियल एसोसिएशन, उसका वैल्यू आएगा 0 से ज्यादा बीटा का, और लेस देन आएगा 1। ठीक है बेटी, आई होप सो आपको ये बात समझ आ रही हो। ठीक बेटी, अब जरा वापस आते हैं। नहीं बेटी, मैं दोबारा इसको लिखता हूं। लेट अस से मैंने लिया था n टाइम्स a और इट गिव्स अस an। अगेन मैं ले रहा हूं, लेट अस से आपने इनिशियली इसका लिया था c मोल पर लीटर, यानी इनिशियली आपने लिए थे इसके c मोल्स पर लीटर। ठीक बेटी, अगर मैं एज्यूम करके चलूं कि इसका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो है बेटी बीटा। ठीक बेटी, जरा आप देखिए, लेट अस से हमने टोटल डिसॉल्व किए है 1 लीटर में c, तो नंबर ऑफ मोल जो एसोसिएट हुए वो हुए c टाइम्स b। ठीक है बेटी, तो इसका मतलब यहां आएगा, यहां अनएसोसिएटेड फॉर्म में बनेगी। टोटल डिसॉल्व किए थे c, उसमें c टाइम्स b हुए हैं एसोसिएट, c टाइम्स बीटा हुए हैं एसोसिएट, तो अनएसोसिएटेड फॉर्म में बनेंगे, बचेंगे c माइनस सी बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक बेटी, लेकिन अब सवाल है जो एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे वो कितने होंगे? दैट विल डिपेंड अपॉन पहले जो ये आपका n क्या है उसका जरा देख लीजिए बेटे। लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक बेटे, सी बी हुए हैं एसोसिएट। लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं बोलूं ये n का वैल्यू था 2, यानी डायमेराइजन था, और 50 मॉलिक्यूल हो रहे थे एसोसिएट, 50 मोल्स हो रहे थे एसोसिएट, या मैं कहूंगा 50 मॉलिक्यूल्स हो रहे थे एसोसिएट। तो अगर डायमराइज वो हो रहे हैं तो 50 दो मिलके बना रहे हैं एक, तो इसका मतलब फाइनली आपके जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अगर 50 एसोसिएट हुए मगर मॉलिक्यूल्स बचेंगे 25। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन। अगर ऐसा हो, अगर मान लो आपका ये होता बेटे ट्राइमराइजेशन, और आपके 30 मॉलिक्यूल्स होते और 30 मॉलिक्यूल्स का हो रहा था ट्राइमराइजेशन, तो आप देख लीजिए गौर से सुनिए, 30 मॉलिक्यूल्स ट्राइमराइज हो रहे हैं, यानी 3 मिलके बना रहे हैं एक। 30 मॉलिक्यूल्स इनिशियली थे, लेकिन एसोसिएट होने के बाद वो 30 रहेंगे 10 के फॉर्म में, क्योंकि 3 मिलके एक पार्टिकल बिहेव कर रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह मान लो टेट्रामेराइजेशन हो रहा है और हमारे पास थे 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 4 मिलके बना रहे हैं एक, तो 100 तो एसोसिएट हुए, मगर 100 एसोसिएट होने के बाद जो हमारे पास बचेंगे वो बचेंगे 25, 100 डिवाइड बाय 4। आप देखिए 30 डिवाइड बाय 3, 100 डिवाइड बाय 4, और डायमेराइजेशन में 50 डिवाइड बाय 2, यानी जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है इन जनरल n, वो n नीचे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने लिए थे c मोल पर लीटर, ठीक है, और उसमें हमने माने कि cb, हमने बीटा माना इसका नंबर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन फिर हमने टोटल डिसॉल्व की c पर लीटर, तो नंबर ऑफ मोल जो एसोसिएट फॉर्म में रहेंगे वो रहेंगे c टाइम्स b, यानी cb हुए एसोसिएट, अनएसोसिएटेड बचे डिसॉल्व किए थे c, उसमें से cb हुए एसोसिएट, तो अनएसोसिएटेड बचे c माइनस cb। अब जो एसोसिएट हुए वो कितने रहेंगे? एसोसिएट हुए cb, अब अगर ये एसोसिएट हुए हैं cb मगर ये हो रहे हैं डायमराइज, तो यहां आता cb डिवाइड बाय 2। अगर ये होता ट्राइमेराइजेशन, एसोसिएट हुए cb, तो ये आता cb डिवाइड बाय 3। अगर ये हुआ टेट्रामेराइजेशन तो ये आता cb डिवाइड बाय 4। इन जनरल ये है पॉलीमराइजेशन n, तो ये आएगा बेटे यहां एसोसिएट फॉर्म में जो मोल्स रहेंगे वो रहेंगे c टाइम्स बीटा डिवाइड बाय रहेगा n, एंड बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब जरा देखिए, मुझे बताइए जो n टोटल होगा एट इक्विलिब्रियम वो कितना होगा? वो होगा बेटे c माइनस सी टाइम्स बीटा प्लस, यानी ये अनएसोसिएटेड फॉर्म में जो है, और प्लस जो एसोसिएटेड फॉर्म है वो होंगे c टाइम्स बीटा डिवाइड बाय n। देख लीजिए बेटे, ठीक बेटे, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ये रिअरेंज करूँ तो ये वैल्यू हमारा बनेगा, ठीक, n टोटल सॉल्यूट के मैं बोल रहा हूँ, ठीक बेटे, सॉल्यूट की, तो ये हुआ c मैंने कॉमन निकाला, ठीक है, और इसके बाद हमारा अंदर बचेगा बेटे 1 माइनस डिग्री बीटा प्लस बचेगा बेटे बीटा डिवाइड बाय n। देख लीजिए बेटे, ठीक है, तो n टोटल आपका जो बनेगा वो बनेगा फिर इस तरह से, वो बनेगा c इंटू, जरा देखिए इसमें बीटा कॉमन निकालते हैं, या इसको मैं ऐसे लिखूं पहले 1 प्लस बीटा बाय n माइनस बीटा, एक की बात है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हुआ c टाइम्स, ये हुआ 1 प्लस बीटा तो कॉमन है, और ब्रैकेट में ये हुआ 1 बाई n माइनस 1, तो ये हुआ 1 माइनस n डिवाइड बाई n। इसको देख लीजिए बेटी, ठीक है, ध्यान दे रहे आप, मैं इसको यहां ले आता हूं।
मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास n टोटल इतने हैं। तो यहाँ मैं अगेन i का वैल्यू लिखता हूँ। i जो है बाय डिफरेंस वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो डिपेंड करेगा एक्चुअली अब आपके सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली आपके सोल्यूट में सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो है c इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस n डिवाइड बाय n। और थ्योरेटिकली आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे? थ्योरेटिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे थे c, क्योंकि आपने एक लीटर में c मोल डाले थे। तो अगर उनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वो c ही थे। तो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा, इसलिए ऊपर आएगा c इंटू 1 प्लस बीटा और फिर ब्रैकेट में है बेटे 1 माइनस n डिवाइड बाय है बेटे n, और नीचे डिवीजन में आएगा बेटे c। अगेन देख लीजिए ये और ये कैंसिल हुआ, ठीक है। तो आपका जो i का वैल्यू बना वो बना i इज इक्वल वो बना 1 प्लस बीटा इंटू बना बेटे 1 माइनस n डिवाइड बाय बना n। इसको रीअरेंज कर लीजिए तो ये आया i माइनस 1 इज इक्वल बीटा बीटा इंटू 1 माइनस n डिवाइड बाय हुआ बेटे n, ठीक बेटे। जरा इसको रीअरेंज कर लीजिए तो बीटा का वैल्यू आपको मिला, ये मिला n इंटू दिस टर्म n इंटू i माइनस 1 डिवाइड बाय आई बेटे 1 माइनस n। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक बेटे। अगर मैं इसको लिखूं n और इसको मैं लिखूं माइनस 1 प्लस i तो एक ही बात है ना, फिर माइनस कॉमन निकालूंगा, ये बनेगा माइनस n और यहाँ रहेगा 1 माइनस i, ठीक बेटे। और नीचे इसको भी यही करूँ तो इसको लिखूं मैं माइनस n प्लस 1, फिर माइनस कॉमन निकालूं तो ये बनेगा माइनस, फिर बनेगा यहाँ n माइनस 1। यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आएगा n टाइम्स, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा 1 माइनस i और फिर नीचे आएगा बेटे ये आएगा n माइनस 1, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इस वाले फॉर्म को रिमेंबर करें, ठीक है। अगेन ज़रा थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपका बीटा का एक हुआ एक्सप्रेशन, देख लीजिए बेटी, ठीक बेटी। फॉर अगेन देख लीजिए बेटी, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स which neither undergo dissociation और एसोसिएशन, जिनका ना डिसोसिएशन हो रहा हो ना ही एसोसिएशन हो रहा हो, ठीक बेटे, उनके लिए ये बीटा का वैल्यू आएगा इक्वल 0। व्हाई? अगर कोई भी मोल आपका एसोसिएट नहीं हो रहा है तो बीटा का डिफरेंस था नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, अगर वो कोई भी एसोसिएट नहीं हो रहा तो ऊपर वैल्यू आएगा 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो बीटा का वैल्यू कितना आया 0, एंड 10 उसके लिए 10 देख लीजिए बेटी, 10 जरा देख लीजिए बेटी, यहां पे लिखा हूं, एंड 10 i का वैल्यू जरा देख लीजिए वो कितना बनेगा, देखिए अगर बीटा का वैल्यू 0 है तो n माइनस 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो n इंटू i माइनस 1 वो अगेन 0 हो गया, ठीक है। 0 डिवाइड बाय n इज अगेन 0, i 1 माइनस i आएगा इक्वल शाबाश 0, i को वहां ले जाइए तो वो हो जाएगा प्लस i, तो यहां बचेगा 1, यानी i का वैल्यू आएगा बेटी शाबाश 1। अगेन इस वाली फार्मूला से भी पता चला वो सारे सॉल्यूट्स जिनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता उनका i का वैल्यू होता है बेटी 1, केस फर्स्ट। दूसरा, फॉर कंप्लीट एसोसिएशन 100% एसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन, बीटा का वैल्यू आपका है बेटे इक्वल टू 1। वाई? अगर आपने 10 मोल डाले थे और 10 के 10 एसोसिएट हुए 10 डिवाइड बाय 10 इज 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू हुआ 1, ठीक है। एंड 10 i का वैल्यू कितना बनेगा आप देख लीजिए, 10 i का वैल्यू कितना बनेगा, i का वैल्यू बनेगा, देख लीजिए बेटे, बीटा का वैल्यू 1 है, ठीक बेटे, बीटा का वैल्यू 1 है तो ये हुआ n माइनस 1 इंटू 1, तो यहां आपका एक्सप्रेशन बना यहां बेटे आपका एक्सप्रेशन बना बेटे इस तरह से, अगर ये बीटा का वैल्यू 1 है तो ये बना 1 इंटू n माइनस 1, ये बचा n माइनस 1 इज इक्वल
ये आया n इंटू, या ये वाला एक ही बात है, ये बनेगा बेटे n टाइम्स i माइनस n। देख लीजिए मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 1 था तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ फिर बनेगा 1 माइनस n। ठीक बेटे, ये n और n तो कैंसिल हो गया। ठीक बेटे, तो 1 आया इक्वल शाबाश n टाइम्स i, और आपका i का वैल्यू आया बेटे 1/n। ठीक बेटे, तो 10 i का वैल्यू आपको मिलेगा, वो मिलेगा बेटे शाबाश 1/n। हाँ, अब सवाल है सर ये n का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? n यहाँ वो डिपेंड होगा, वहाँ गिवन होगा क्वेश्चन में डायमेंशन है, और डायमेंशन के लिए मैंने ऊपर सिखाया n का वैल्यू 2 होता है, तो i कंप्लीट डायमेंशन के लिए आएगा 1/2, ट्राइमेंशन के लिए, ये कंप्लीट ट्राइमेंशन के लिए 1/3, और कंप्लीट टेट्रामेंशन के लिए वैल्यू बनेगा बेटे 1/4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझे बेटे, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देख लीजिए बेटे। ठीक बेटे, फॉर पार्शियल एसोसिएशन, फॉर पार्शियल एसोसिएशन देख लीजिए बेटे, फॉर पार्शियल एसोसिएशन आपका जो बीटा का वैल्यू है वो होगा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो मैं इसको लिख देता हूं, बीटा का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इसको देख लीजिए बेटे। ठीक है, बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब देखिए बेटे, यहां देखिए बेटे, यहां n का वैल्यू जो है ना लोवेस्ट वैल्यू हो सकता है 2। ठीक बेटे, यानी फॉर 100% एसोसिएशन जो i का लोवेस्ट वैल्यू बनेगा वो बनेगा 1/2। फॉर ट्राइमेंशन नहीं बनेगा 1/3, टेट्रामेंशन बनेगा 1/4। और अगर एसोसिएशन नहीं होता तब i का वैल्यू आता 1 ज्यादा है कि 1/2 ज्यादा है? 1 ज्यादा है। इसका मतलब एसोसिएशन वाले केस में i का मैक्सिमम वैल्यू तब बनता है जब आपका सोल्यूट एसोसिएट नहीं होता। जब वो 100% एसोसिएशन होता है ना तो i का वैल्यू घटता है। इसलिए यहां देखिए बेटे, यहां जो i का वैल्यू आएगा, i का वैल्यू जो होगा पार्शियल एसोसिएशन के लिए वो होगा लेस देन 1 मगर ग्रेटर देन होगा 1/n से, क्योंकि 1/n इज द लोवेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर पार्शियल एसोसिएशन। ठीक है, अल्फा इज, वो मैं नीचे लिख देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, फॉर पार्शियल एसोसिएशन बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड दस आपका जो i का वैल्यू आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 1/n एंड बट लेस देन 1। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।